इस लेक्चर में आज हम अपना पढ़ेंगे थर्ड लास्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स सेकेंड ईयर PMDC, दैट इज़ द डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। और डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स इज़ द मेन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। और ये बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, मगर ये बहुत छोटा सा हमारे एसएलओ में दिया गया है इसके बारे में। मगर ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ना, द पार्टिकल्स मोड ऑफ लाइट और एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स विद पर्टिकुलर एनर्जी, दिस इज़ अ बिग डील। क्योंकि PMDC में हर बार होता है ये कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि SLO से आउट आया था हमारा क्वेश्चन पेपर, MCQs आउट ऑफ द SLO से। उसका मतलब या उसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर यहाँ लिखा है कि एक बच्चे ने पढ़ा एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स विद पर्टिकुलर एनर्जी, अब ये तो मैं पूरा चैट GPT या Copilot पर लिखूँ और इसका आंसर अपने पास निकाल के एक पेज में कवर कर लूँ और मैं जाके सोचूँ कि मैं PMDC में जाके बैठ जाऊँगा और मेरा पूरा चैप्टर हो गया, SLO कवर नहीं। इस SLO के पीछे PMDC ने जो बात छुपा के रखी है वो बहुत कम बच्चों को पता होती है। तो वो बात जो छुपाई रखी है हम उसको हर SLO में डील कर रहे हैं और माशाल्लाह हम करते आए हैं जब से हमने बायोलॉजी स्टार्ट की है। फिर चाहे वो एक एक पेज के SLOs हों, चाहे वो एक एक लाइन के SLOs हों, हमने सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। तो उम्मीद ये है कि जब हम पास पेपर सॉल्व करेंगे सितंबर में, जो हमारे पास 20 डेज़ बचेंगे नम्स के टेस्ट के बाद, तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ SLO से बाहर आती है और क्या चीज़ SLO के अंदर आती है, या फिर एक ही चीज़ आती है और वो SLOs के मुताबिक ही आती है। सो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। SLO मैंने ये एक ही था, मैंने रिव्यू कर लिया और उसके मैंने नोट्स निकाल लिए हैं। तो हम पढ़ते हैं, इतना लॉन्ग नहीं है, आई थिंक 15-20 मिनट्स में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास टर्म है द वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट की वेव नेचर ऑफ लाइट। ये बात याद रखना हमेशा, लाइट हमेशा डुअलिटी में एग्जिस्ट करती है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वेव और इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। दोनों नेचर्स लाइट के लिए वैलिड हैं। अगर कभी MCQ में आए कि लाइट की कौन सी नेचर है, तो हमेशा डुअल नेचर होती है, इट एक्ट्स एज अ पार्टिकल और इट एक्ट्स एज अ वेव ऑल्सो। तो ये दोनों इसकी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। सो लाइट हैज़ डुअल नेचर, मैंने बताया लाइट हैज़ dual nature, यानी कि it acts as both particle and a wave, sometimes behave like a wave and sometimes behave like a particle। ठीक है। सो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, और डी ब्रोगली की एक वेवलेंथ भी होती है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। सो डी ब्रोगली ने कहा इफ़ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक rays can show particle behavior, अगर वो particle behavior show कर सकती हैं like electron and proton, जैसे electron and photon is the basic unit of the light, और जो एनर्जी रिलीज़ करता है भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन है ना, अगर वो अपने हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट पर जंप कर रहा है तो वो एक एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, दिस इज़ कॉल्ड द फोटॉन। सो अगर जो आपकी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे पार्टिकल बिहेवियर शो करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स पार्टिकल बिहेवियर शो करते हैं, ETC, सो कैन ऑल्सो बिहेव इन अ वेव लाइक मैनर, सो दे कैन ऑल्सो बिहेव इन अ वेव लाइक मैनर, तो वो वेव लाइक मैनर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ साथ द एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू, ये जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, वेयर h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड प्लैंक्स क्वांटम लिख दिया मैंने, कांस्टेंट लिखना था, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड p इज़ द मोमेंटम mv। ठीक है। सो इसी के साथ साथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv because P is equal to mv. This is called the de Broglie's hypothesis और de Broglie's wavelength। अगर MCQ में आया the value of de Broglie's wavelength, this is the formula to calculate the value of de Broglie wavelength। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान टॉपिक है यार, बच्चों वाला टॉपिक है, शुरू से पढ़ते आएंगे बात तो हम वेव नेचर। इसी के साथ साथ अब आ जाते हैं वेव और पार्टिकल की डुअलिटी पर। वेव पार्टिकल डुअलिटी की जो अजम्पशन थी, क्या ये करेक्ट है या नहीं है, इसको पढ़ते हैं। सो ये जो फिनोमिनन्स मैं लिख रहा हूँ लाइक इंटरफेरेंस
और डिफ्रैक्शन और डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कन्फर्म्स इट्स वेव नेचर, क्योंकि वेव आपके इंटरफेयर भी करती है, डिफ्लेक्ट भी करती है और डिफ्रैक्ट भी होती है, वेव नेचर, ठीक है। वाइल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अब हम पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कि अगर एमसीक्यू में आए कि किसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की प्रूव और किसने वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव की, तो आपको याद होना चाहिए क्या क्या टर्म्स हैं, मालूम होना चाहिए आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पार्टिकल नेचर, वाइल डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन वेव नेचर, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे जिसे हम कहते हैं डेविसन एंड जर्मर। डेविसन और जर्मर एक साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं जीपी। सो इसी के साथ साथ जो थॉमसन है, जे थॉमसन, उसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव किया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेविसन, जर्मर और थॉमसन ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। वायर एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने ये भी फाइंड किया कि चार्ज टू मास रेशियो had to assume particle nature of the electron. Charge to mass ratio is called the particle nature of electron. ठीक है। इन द सेम वे हमें ये अज्यूम करने को कहा गया कि लाइट एक्ट एज अ बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल्स लाइक। पार्टिकल्स लाइक प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती है और फॉर ऑल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हमें अज्यूम करने को फोर्स कहा गया कि भाई इसको अज्यूम करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको एक और बातों में कहूँ कि मैटर एंड रेडिएशन, एक तो होता है मैटर और उसके साथ रेडिएशन जो वो एमिट कर रहा होता है। बोथ हैव डुअल नेचर विच इज़ वेव पार्टिकल नेचर, एंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी, मैटर और रेडिएशन यानी कि कोई भी रेज हो, वेव पार्टिकल डुअलिटी, दिस इज कॉल्ड द वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब जब फोटोन का जिक्र आया तो क्यों ना फोटोन को पढ़ लेंगे, फोटोन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैसे प्रूव करता है। तो फोटोन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द फोटोन इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। देखो, फोटोन एक एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल है, सॉरी फंडामेंटल नहीं, एलिमेंट्री पार्टिकल, क्योंकि एलिमेंट से निकला होता है, फंडामेंटल तो अलग है। Photon is an elementary particle. It is the quantum of the electromagnetic field including electromagnetic radiations such as light and radio waves. It is the, मैंने क्या कहा, क्वांटम। यार देखो, जब लाइट आपकी ये लाइट है, ये जा रही है और इसके इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, हमें पता है। तो फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। So quanta is a plural and quantum is a singular. Sorry, quanta is a singular and quantum is a plural. तो ये in the form of quanta या फिर quantums के फॉर्म में photons रिलीज होते हैं, and these quanta and quantums are called the corpuscles. Small corpuscles कहलाते हैं लाइट के, photons के. This is called the quanta and corpuscles. So quantum of the electromagnetic field, EM लिख रहा हूँ मैं, including electromagnetic radiations, जैसे कि लाइट रेज हो गई हमारे पास और रेडियो वेव्स, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हैं, रेडियो वेव्स, एंड द फोर्स कैरियर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
और जो फोर्स है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर लगने वाली। तो फोटॉन्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था या दिया गया है, फोटॉन्स आर मास लेस, इनके पास मास नहीं होता। सो दे ऑलवेज मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ द 3 × 8 × एक्सपोनेंट 3 × 10 की पावर आपकी 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में ये मूव करते हैं इन अ वैक्यूम या फ्री स्पेस। एक ही बात है, वैक्यूम या फ्री स्पेस, अंदर फोटॉन्स मूव करते हैं बिकॉज दे आर मासलेस, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी स्पीड ऑफ लाइट के तौर पर आपकी मूव करती है। सही है, इसलिए सो द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज़ गिवन बाय, अब जो मैं मोमेंटम ऑफ अ फोटोन निकालूंगा वो आगे डेरिवेशन है, मैं कर देता हूँ उसको। सो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज़ E इज़ इक्वल टू PC। देखो यहाँ पे C आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, E आपकी एनर्जी है और P इज़ द मोमेंटम। PC इज़ इक्वल टू HF बिकॉज E इज़ इक्वल टू HF, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज़ HF, फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट। सो P इज़ इक्वल टू HF अपॉन C। HF मेरे पास क्या है, P इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर C, क्योंकि F अपॉन C मेरे पास जो है HF। एक मिनट यार, HF over C और F over C we have this whole term we have HF lambda, P is equal to lambda over C। ओके, सो ये आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने भी कंक्लूजन निकाली थी। सो ये डी ब्रोगलीज वेवलेंथ भी कहलाती है, डी ब्रोगली का फार्मूला भी कहलाता है, और प्लैंक्स ने भी इसको वैलिड किया था, वैलिडिफाइड किया था। सो प्लैंक्स का जब जिक्र हो गया तो प्लैंक्स को भी पढ़ लेते हैं कि प्लैंक साइंटिस्ट ने क्या किया था। प्लैंक्स थ्योरी, Planck suggested that the energy is radiated, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जी इज़ रेडिएटेड, या तो रेडिएट की जाती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स में रिलीज या एब्जॉर्ब की जाती है, जिसे हम कहते हैं क्वांटा, जो मैंने बताया था अभी आपको। सो द एनर्जी ऑफ each quantum is E is equal to HF, where H is equal to Planck's constant और F is equal to frequency। अच्छा, एक रिलेशन मैं और बता देना चलूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी पे अफेक्ट पड़ेगा वही एनर्जी पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेटेड है, मगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ये भी रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, क्वांटम यहाँ पे आपके पास सिंगुलर है और क्वांटा आपके पास यहाँ पे प्लूरल है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें, मगर अब याद आ गया मुझे कि क्वांटा आपके पास प्लूरल है और सिंगुलर आपके पास है क्वांटम। क्वांटम इज़ द सिंगुलर वर्ड, ठीक है। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं, इस मिस्टेक को सही कर लेना, अगर याद कर लिया हो कि क्वांटम आपके पास प्लूरल है और क्वांटम सिंगुलर है। तो अब एक टर्म है मेरे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। इसी से ज़्यादा MCQ जो क्वेश्चन आते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मैटर, एक ऐसे मैटर से जिसे मैं कहता हूँ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब दैट इज़ एब्जॉर्बिंग, एक मिनट, एब्जॉर्बिंग एनर्जी, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टिपिकली रिक्वायर्स फोटॉन, इसको फोटॉन्स चाहिए होते हैं विद एनर्जीज, फोटॉन्स ऐसी एनर्जीज के साथ चाहिए होते हैं फ्रॉम अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, यानी कि थोड़े इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ऐसे फोटॉन्स चाहिए होते हैं फॉर हैवियर एलिमेंट्स। जैसे कि अगर हैवियर एलिमेंट आपका मेटल सरफेस है तो वो हैवियर है, तो मेटल सरफेस से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को फोटॉन्स चाहिए जो कि मिनिमम से मैक्सिमम यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उसकी वैल्यू है। रफली इन द अल्ट्रा वायलेट एंड एक्सरे रेंज, अल्ट्रा वायलेट रेंज में या तो कहे जा सकते हैं वो, या फिर एक्सरे रेंज में कहे जा सकते हैं कि इन दोनों के पास तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। द एनर्जी, एमसीक्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हर इंडिविजुअल फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज़ होती है क्योंकि ई और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, या फिर कलर से भी फ़र्क पड़ता है, कलर कभी ऑफ द लाइट, कलर ऑफ द लाइट एज वेल, बट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, बट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। ये रिलेशन अगर याद कर लिया ना, समझो आपका ये चैप्टर हल हो गया। यानी कि इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और कलर के डिपेंडेंट होते हैं। इंटेंसिटी बोले तो ब्राइटनेस या उसकी शिद्दत, कितनी वो ताकत रखती है ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, जो रेडिएशन आपकी आई होती है उसके मेटल सरफेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और एक और मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आपके पास होता है वॉज डिटरमिन किया जाता है बाय द लाइट्स इंटेंसिटी। अब यहाँ पर देख लो क्या बात हो रही है, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी कि डबलिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इंटेंसिटी से फ़र्क पड़ रहा है। सो डबल द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे यानी कि क्या बढ़ेगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। करंट में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपका करंट होगा। देयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मगर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है बिलो विच, जिसके नीचे अगर कोई वैल्यू होगी नो इलेक्ट्रॉन्स या फिर नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें उतनी ही देनी है, अगर हम उससे नीचे की देंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। हाउ एवर, भले ही कितनी आपकी इंटेंस लाइट हो, इंटेंस द लाइट मे बी, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, मगर जब तक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं बढ़ेगी, मतलब नहीं पहुँचेगी लिमिट तक, आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। तो इसी के साथ साथ एक रिलेशन बनता है जो कि अब मैं पढ़ाना चाहूँ, दैट इज़ द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? सो वर्क फंक्शन आपको पता है, वर्क और एनर्जी एक ही बात है। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम अ मेटल सरफेस। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसके साथ साथ वर्क फंक्शन का भी होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द एनर्जी। सो जो आपका इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी होता है, जो आपका लाइट आती है फोटोन के ऊपर, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी जो आपकी रेडिएशन की जाती है मेटल सरफेस के ऊपर, इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ वर्क फंक्शन की, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये रिलेशन तो हो गया। अगर मैं इसको देखूं कि इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इज़ इक्वल टू एच एफ।
तो एच एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन को मैं फाइव से डिनोट करता हूँ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो then f is equal to f naught, frequency is equal to threshold frequency, and work function is equal to h into threshold frequency, and now the electrons can be emitted but there would be no maximum kinetic energy. इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट होंगे क्योंकि आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई है मार्केट में, मगर काइनेटिक एनर्जी उनके पास नहीं होगी. कब नहीं होगी? जब उनकी ज़ीरो होगी काइनेटिक एनर्जी, और जब भी आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एनर्जी बिफोर देयर इजेक्शन एंड एनर्जी आफ्टर देयर इजेक्शन. ठीक है, सो अब एक और टॉपिक है हमारे पास, एसएलओ में नहीं है मगर वही बात आउट ऑफ सिलेबस पे बच्चे कहते हैं कि आ गया. भाई जब उसने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी बताई है तो हमारे पास दो मेन कॉन्सेप्ट्स और हैं इसकी नहीं है जिसके बगैर हम नहीं पढ़ सकते. सो दैट इज़ कॉल्ड द पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी की मटेरियलाइजेशन या फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड द पेयर प्रोडक्शन. सो आपका जो एक एंटी मैटर है यानी कि मैटर से पहले, वो भी आपका एंटी पार्टिकल से बना होता है. कुछ एंटी पार्टिकल्स विच हैव द सेम मास, जिनके पास सेम मास होता है एज पार्टिकल्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैटर, जैसे ऑर्डिनरी मैटर्स के पास होता है, बट ऑपोजिट चार्ज, मगर उनका चार्ज अलग होता है और उसी के साथ साथ क्वांटम स्पिन भी अलग होता है. क्वांटम स्पिन अभी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो आगे पढ़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि उन एंटी पार्टिकल्स के पास सेम मास होता है एज द अदर मैटर्स बट अपोजिट चार्ज एंड क्वांटम स्पिन. ठीक है, सो एंटी पार्टिकल्स बाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म एंटी मैटर, जिस तरह आपके जो अदर नॉर्मल पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंड किए जाते हैं. सो इसका मतलब ये है, अब मैं इस बात को समझाता चलूँ कि अगर मेरे पास एक पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन यानी कि इट इज़ द एंटी पार्टिकल. एंटी बोलें तो अपोजिट. पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल होना चाहिए? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो ई पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिट्रॉन हो गया, एंड एन एंटी प्रोटॉन. अगर एंटी प्रोटॉन बोलें तो नेगेटिव साइन होगा तो P माइनस. ये दोनों आपस में कंबाइन होके बनाएंगे एंटी हाइड्रोजन एटम. दिस इज कॉल्ड द पेयर प्रोडक्शन. आगे पढ़ते हैं इसकी बात को और डिटेल में पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया 3-4 मिनट का. सो द कन्वर्जन ऑफ फोटोन, फोटोन की कन्वर्जन इनटू एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर, एन पॉजिट्रॉन. फोटोन का इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होना और इन दोनों के अंदर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट होना. व्हेन अ फोटोन ट्रेवर्स, जब फोटोन ट्रेवर्सेस करता है यानी कि ट्रैवल करता है अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट सराउंडिंग न्यूक्लियर is called as pair production. भाई सिंपल बात है, अगर ये मेरे पास फोटोन ऑफ एनर्जी है तो इसका कन्वर्ट हो जाना एक तरफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, और एक तरफ पॉजिट्रॉन में, दिस इज कॉल्ड द पेयर प्रोडक्शन. ये पॉजिट्रॉन, बस सिंपल हो गई बात. सो पेयर प्रोडक्शन विल अकर इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन EP लिखा हूँ मैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ ग्रेटर दैन 1.02 मेगावोल्ट. 1.02 मेगावोल्ट से एनर्जी ऑफ फोटोन ज़्यादा होना चाहिए, जब भी जाके आपकी पेयर प्रोडक्शन होगी. और इसका फार्मूला है 2m0c² इज इक्वल टू 1.02 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट.
और द रिवर्स ऑफ द पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर या पेयर एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है पेयर प्रोडक्शन का। सो यहाँ पर हमने अपना डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म किया। अब हम बढ़ेंगे इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो इसी के साथ साथ इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू वी हैव एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। देख के मैंने बता दिया, मगर क्या टाइप ऑफ मटेरियल पे हो सकता है? ऑब्वियस है यार, टाइप ऑफ मटेरियल किस चीज़ का है वो भी तो डिपेंड करता है ना। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल मेटल बिकॉज ईच मेटल हैज़ स्पेसिफिक वर्क फंक्शन। हर मेटल के पास अपना स्पेसिफिक फाई होता है वर्क फंक्शन। सेकेंडली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल V इज़, जब वो पोटेंशियल V से एक्सेलरेट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन क्या होता है यार? Q और V, समझ आ गई? एनर्जी इज़ इक्वल टू Q और V। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो एनर्जी इज़ इक्वल टू EV। Q आपका E से रिप्लेस आएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ओहो यार, इसका मैं बल्कि तरीका समझा देता हूँ, 1 मिनट। ये MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या तो मैं एक काम करूँगा, इसे मैं चलो अब ये पढ़ा देता हूँ, समझ लो, सिर्फ देख लो। मैं एक लाइन बना रहा हूँ, इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जो इस तरफ जा रहा है राइट साइड पे, और जो लेफ़्ट साइड पर जा रहा है दैट इज़ द डिक्रीजिंग वेवलेंथ। सॉरी, डिक्रीजिंग वेवलेंथ नहीं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो लेफ़्ट साइड पर मैं जा रहा हूँ तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और राइट साइड पर मैं जा रहा हूँ तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। अब सबसे पहले जो मेरे पास हाई एनर्जी की रेज होती हैं दैट आर द गैमा रेज, ठीक है। फिर उससे पहले जो है आपका एक्स रेज, ठीक है, और एक्स रेज से बाद आपका होता है क्या कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। पीछे अल्ट्रा वायलेट से पहले आपका होता है विजिबल रीजन, विजिबल से पहले आपका होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से पहले आपका होता है माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव से पहले आपका होता है रेडियो वेव्स। अब इसको समझो जो मैं कह रहा हूँ। अगर गैमा रेज है और एक्स रेज है तो इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इस तरफ ज़्यादा एनर्जी है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, मगर इनकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ तो आपकी लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा है। समझ आ गई ये बात? तो इस हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियो वेव्स हैं तो इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और एनर्जी इनकी और फ्रीक्वेंसी इनकी सबसे कम होगी, E और F इनका सबसे कम होगा। तो इस रिलेशन के मुताबिक अगर मैं देखूँ तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हो रहा है। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग वेवलेंथ के बारे में बताओ, यानी कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी वेवलेंथ बताओ। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी? एक्स रेज की, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो आपका बी और बी करेक्ट अनकरेक्ट हो गया। अल्ट्रा वायलेट, बिल्कुल एक्स रेज के बाद आपका अल्ट्रा वायलेट आता है, उसकी सबसे कम होती है वेवलेंथ, मगर एक्स रे से ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी एनर्जी एक्स रे से कम होती है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? माइक्रोवेव्स की, उसके बाद आपकी रेडियो वेव्स की। तो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द डी इज़ द करेक्ट आंसर। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स ऑफ एनर्जीज इज 9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेव्स। देख लेते हैं भाई इसका फार्मूला। अकॉर्डिंग टू रिलेशन डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा E। पुटिंग द वैल्यूज, हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.3 एक्सपोनेंट -10। सो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द डी। वेव पार्टिकल डुअलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इतना आसान है, किसने इंट्रोड्यूस की थी? अभी हमने शुरू में पढ़ा था, डी ब्रोगलीज ने। डी ब्रोगली ने इंट्रोड्यूस की थी वेव पार्टिकल डुअलिटी। एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
A particle of mass 5 kg move with a speed of 200 मीटर पर सेकेंड. What is the associated de Broglie wavelength? de Broglie wavelength क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 द प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू. मास हमें 5 किलोग्राम और वेलोसिटी 200. आंसर 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 31 इज द करेक्ट आंसर. द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, देखो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. रेस्ट पे जो भी कोई वैल्यू है वो उसका क्या वैल्यू होगी? 0 इज द करेक्ट आंसर. द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. ठीक है. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1240 नैनोमीटर. अच्छा जनाब, इसको भी देख लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं. क्या पूछा गया है? एनर्जी ना. सो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा. एच हमें पता है सी 3 × 8 और इंफ्रारेड की वैल्यू दी गई 1240 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 9, क्योंकि आपकी जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ना वो हमेशा -9 में लिखी जाती है. तो आपका आंसर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द ए. ठीक है. द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है ना वो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है. कैसे? प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है सेम यूनिट जूल सेकेंड. अगर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट देखूँ एच, इसकी वैल्यू है जूल सेकेंड, और जो मेरे पास क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास, वो भी आपके पास जूल सेकेंड होता है. ठीक है. सो इस तरीके से आपके पास एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज़ फोटॉन्स विद द ग्रेटेस्ट मोमेंटम. बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. मोमेंटम ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन. P इज इक्वल टू, सॉरी, मोमेंटम यानी कि एम वी या फिर P, कोई एक वैल्यू ले लो, चलो P ले लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी ऑफ अ फोटॉन. अब ये पूछा गया है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे ज़्यादा हाई मोमेंटम किसके पास है? देख लो, जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा हाई मोमेंटम उसका होगा. रेडियो वेव्स, सॉरी एक्स रेज की सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, तो एक्स रेज आपके पास हाई मोमेंटम की होंगी. डी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. सॉरी, सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रा नेक्स्ट लेक्चर में.